जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड के डीबी ब्रांच के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी थी, तो आज हम लोग जानेंगे ओनली जीडी ब्रांच के बारे में, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर एक में खिचड़ी विचड़ी कर दूंगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों आज हम लोग टोटली जानेंगे जीडी ब्रांच के बारे में कि जीडी ब्रांच में क्या क्या फैसिलिटी होती है और कैसे हम लोग उसका फॉर्म फिलअप करते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, सिलेबस क्या क्या आता है और आपको लास्ट में सैलरी कितनी मिलेगी और आपको क्या काम करना पड़ेगा। तो देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड में डीबी ब्रांच का मैंने वीडियो बना दिया है, आप जाकर पिछले वीडियो मेरे देख लीजिए। आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे जीडी ब्रांच के लिए। तो जीडी ब्रांच कहने का मतलब होता है जनरल ड्यूटी ब्रांच होती है। तो सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड की जो फॉर्म आती है वो साल में 2 बार आती है, यानी 6-6 महीने पर आती है। तो आपको बी अटेंटिव रहना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट क्लियर करके रखना है, ताकि इंडियन कोस्ट गार्ड का जब फॉर्म आए तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक ही फॉर्म रहता है, 8 से 10 दिन तक फॉर्म रहता है, आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। तो चलिए हम लोग टाइम बिना वेस्ट किए हुए जीडी ब्रांच के बारे में जानते हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड में जो जीडी ब्रांच होता है, सबसे पहले में जान लेते हैं कि उसकी जो पोस्ट अभी निकली हुई थी वो कितनी थी। तो टोटल 260 पोस्ट थी, जिसमें आपका जनरल के लिए 112 था, उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 28 था, ओबीसी के लिए 72 था और एसटी के लिए 11 थी और एससी के लिए 37 सीट थी। तो टोटल मिला के 260 सीट हो गए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम लोग बात कर लें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पास होने चाहिए, वो तो सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो, लेकिन आपका ओपन स्कूलिंग नहीं होना चाहिए, यानी आपको ओपन बोर्ड ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये याद रखिएगा, परसेंटेज इसमें रिक्वायरमेंट नहीं मांगा है। एज की हम बात कर लें तो आपकी एज जो होनी चाहिए वो 18 साल से 22 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में 3 साल की छूट मिलेगी। अगर आप एसटी और एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में 5 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलने वाली है। ये तो दोस्तों हो गया। अब हम लोग डॉक्यूमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट इसमें आपका 10th का मार्कशीट, 12 और 10th का मार्कशीट और 10th की पासिंग सर्टिफिकेट, 12 की मार्कशीट और 12 की पासिंग सर्टिफिकेट, और उसके साथ साथ आपको एक आईडी प्रूफ भी लगेगा। अगर आप ओबीसी से और एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो वो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट और एसटी एससी सर्टिफिकेट भी लगाना जरूरी होता है। तो ये डॉक्यूमेंट हुआ। फॉर्म फिलअप भरते समय, फॉर्म फिलअप करते समय आपको सावधानी बरतनी है कि कभी भी आप फॉर्म फिलअप करें तो अपना नाम, अपने मम्मी पापा का नाम, अपना एड्रेस और अपना डेट ऑफ बर्थ एकदम बाय द वे, एकदम मैच स्पेलिंग के साथ ही भरें। क्योंकि अगर आपने एक बार फॉर्म गलत फिलअप कर दिया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डेफिनेटली आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एग्ज़ाम प्रोसीजर के बारे में। जैसे मान लीजिए कि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, अब उसका एग्ज़ाम होगा, उसमें सिलेबस क्या क्या पूछे जाएंगे। तो जब जीडी ब्रांच का आप एग्ज़ाम देंगे तो जीडी ब्रांच में आपका 2 पेपर दिया जाएगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 जो पेपर होगा वो 10th स्टैंडर्ड पर होगा और जो सेक्शन 2 पेपर होगा वो आपका 10+2 स्टैंडर्ड पर होगा। तो सेक्शन 1 पेपर की हम लोग बात करें, दोनों पेपर आपको साथ ही में देना पड़ता है। तो सेक्शन 1 पेपर की हम बात करें तो उसमें 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, नो निगेटिव मार्किंग। अभी तो कोई निगेटिव मार्किंग की जिक्र नहीं है, लेकिन आपका एडमिट कार्ड आया तो उसमें आप लोग प्लीज चेक कर लीजिएगा। 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 45 मिनट आपके पास टाइम मिलेगा। उसमें आपका क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो मैथ से 20 नंबर का, साइंस से 10 नंबर का, रीजनिंग से 10 नंबर का, इंग्लिश से 10 नंबर का और जीके से 5 नंबर का। और टोटल ये जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 10th लेवल के पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चन में जो पासिंग मार्क्स रखी गई है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 और ओबीसी के लिए भी 30, लेकिन जो लड़के एसटी और एससी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 27। यानी 60 में आप अगर 30 नंबर ला देते हैं ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप सेक्शन 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आप एसटी और एससी से बिलोंग करते हैं तो मात्र आपको 27 नंबर लानी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप ये क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको सेक्शन 2 पेपर देना पड़ता है। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सेक्शन 1 क्वालिफाई करेंगे तभी आपको सेक्शन 2 पेपर दिया जाएगा, ऐसा नहीं। सेक्शन 1 देने के बाद सेक्शन 2 उसी टाइम आपको देना पड़ेगा। सेक्शन 2 पेपर क्या होगा, तो सेक्शन 2 पेपर में आपका 10+2 का मैथ और फिजिक्स पूछा जाएगा। टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपके मैथ से रहेंगे और 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से रहेंगे।
और ये सारे क्वेश्चन MCQ टाइप क्वेश्चन रहेंगे। और जो क्वेश्चन मैथ और फिजिक्स का रहेगा सेक्शन 2 पेपर में वो 10+2 का रहेगा, यानी 10+2 स्टैंडर्ड का रहेगा। और इसमें आपको 50 नंबर में मात्र अगर OBC से, EWS से और जनरल से हैं तो मात्र आपको 20 नंबर लाना है। अगर आप ST और SC से बिलोंग करते हैं तो मात्र आपको 17 नंबर लाना है। तो दोस्तों ये प्रोसीजर हुआ। अब लड़के बोलेंगे कि भाई जब हमने सेक्शन 1 सेक्शन 2 पेपर दे दिया तो नंबर कैसे आएगा? तो याद रखिएगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों को मिलाकर 60 और 50 110 नंबर हुआ। और आपकी कट ऑफ कितनी जा रही है? तो 30 नंबर उधर लाना है, 20 नंबर इधर लाना है, 50 नंबर लाना है। तो मान लीजिए कि अगर आपने 110 में 80 नंबर ला दिया और आप सोचेंगे कि क्वालिफाई हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको बोथ पेपर में क्वालिफाई करना है, यानी उधर सेक्शन 1 पेपर में 30 नंबर, 60 में आपको 30 नंबर लाना ही लाना है, और सेक्शन 2 में आपको 50 में से 20 लाना ही लाना है। ये नहीं कि सेक्शन 1 में हमारा 60 नंबर का है तो 40 नंबर ला दिए, और सेक्शन 2 में 50 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें लाना है 20 नंबर तो ला दिए 15 नंबर। ऐसा नहीं, आपको दोनों पेपर में क्वालिफाई करना है। बाय द वे, मान लीजिए कि अगर आपने दोनों पेपर क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद आपको PFT के लिए बुलाया जाएगा। तो PFT में क्या होगा? तो PFT में और ये जितने भी एग्जाम होंगे, अभी तो फिलहाल कंप्यूटर बेस्ड हो रहे हैं, आने वाले में भी कंप्यूटर बेस्ड ही होने चाहिए, लेकिन कैसा होगा एडमिट कार्ड आने के बाद पता चलेगा। जैसा ही आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एक टाइम निकाल कर PFT के लिए बुलाया जाता है। PFT में नॉर्मल PFT होगी, वही 1600 मीटर की रनिंग आपको कंप्लीट करनी है 7 मिनट में। जैसे ही आप रनिंग कंप्लीट कर लेंगे 7 मिनट में, उसके बाद आपको 10th पुशअप करवाया जाएगा और 10 या और 20 उठक बैठक स्क्वाट अप कराया जाएगा। जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल में आपकी हाइट जो होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, और जो आपकी वेट होनी चाहिए वो अकॉर्डिंग टू हाइट होनी चाहिए, यानी BMI चेक करके आपका वेट निकलना चाहिए। और आपकी IB 6/6 होनी चाहिए। और जो चेस्ट की बात रही तो चेस्ट आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड फूलना चाहिए। चेस्ट कितना भी हो आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ता है। दूसरी बात इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है टैटू का, तो आपके शरीर पर टैटू नहीं बना होना चाहिए। अगर टैटू बना होता है तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। मान लीजिए कि आपने मेडिकल भी पास कर लिया और आपकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई और आपकी जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद सैलरी के लड़के पूछते हैं, तो मैं बताता हूँ कि सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी इसकी बेसिक जो होती है 21,700 रुपये होती है। उसके बाद PF वगैरह और होम अलाउंस काट वगैरह के सैलरी ज़्यादा भी पहुँच जाती है, लेकिन स्टार्टिंग सैलरी उसमें 21,700 रुपये मेंशन की गई है। छुट्टी की बात कर लें तो जो आपको छुट्टी मिलती है 1 साल में 48 दिन की छुट्टी मिलती है, और आपकी इमरजेंसी छुट्टी 7 दिन के लिए एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराई जाती है। यानी 1 साल में आप 48 दिन छुट्टी ले सकते हैं, और इमरजेंसी आपको छुट्टी चाहिए तो मात्र 1 साल में 7 दिन की छुट्टी मिलेगी। दोस्तों इसकी बेनिफिट की बात कर लें तो बेनिफिट में आपको कैंटीन और क्लोथिंग फ्री में मिलेगी, यानी राशन वगैरह आपको फ्री में मिलेगा। और उसके साथ साथ आपको रहने के लिए घर भी मिलेगा। और उसके साथ साथ इसमें कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम के तहत गारंटेड पेंशन मिलेगा, जिसको कंट्रीब्यूशन पेंशन कहते हैं, उसमें मेंशन किया गया है, आप चेक कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ आपको लोन भी मिल जाएगा, लोन भी आप आराम से उठा सकते हैं। और इसमें मेडिकल का भी आपको फैसिलिटी मिलेगा, फैमिली का मेडिकल फ्री होगा। और जो नेक्स्ट है इसमें आपका इंश्योरेंस कवर 50 लाख रुपए की गई है। इसमें प्रमोशन की बात कर लें तो जैसे ही आप प्रमोशन होंगे तो प्रधान अधिकारी बनेंगे, और प्रधान अधिकारी की भी सैलरी 46,000 कुछ रुपए है, और पेंशन वगैरह और PF वगैरह कटकर उसकी भी सैलरी हाई हो जाती है। तो दोस्तों यही एक छोटी सी वीडियो थी। अगर वीडियो में मेरे से कोई मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसे सुधारने की कोशिश करूं। और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, मर्चेंट नेवी से रिलेटेड GK GS मैथ साइंस रीजनिंग आपको डेली प्रैक्टिस सेट करवाता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।